with the same real number chapter 1। पहले इसको कंप्लीट करते हैं। पहले क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पीछे ये वर्ड्स हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था, तो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ क्योंकि ये पेपर में आने के चांसेस होते हैं इसके। ये आपके सिलेबस में है, तो देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, बस इसमें इसकी डेफिनेशन याद करनी है कि कोई भी इंटीजर होगा उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे a इज एन इंटीजर कैन बी रिटन इन एज bq प्लस r। यानी कि चलिए एक एग्जांपल से बता देती हूँ आपको। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास 13 है। 13 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 6 प्लस 1। समझ आया आपको? देखिए अब जो ये r है, यानी कि हमारे पास जो 1 है वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है। b हमारे पास है दिस वन 6। ठीक है, चलिए इतने सी इस थ्योरम में है। आप देखिए इस एक्सरसाइज में आपकी इस थ्योरम का यूज कैसे होगा। याद रखना है कि किसी भी इंटीजर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि जो कोई भी इंटीजर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि 13 है वो किसी भी अक्षर से डिवाइड करें, जैसे कि अब 2 से कर लिया लेट अस सपोज, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6 12 माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इंटीजर के साथ होता है। ये एक थ्योरम में आपको बताया है, इसका यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको नहीं आएगी लेकिन इसका यूज जरूर आएगा। तो इसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको कैसे पेपर में आएगा कि अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। कोई भी दो दे रखे नंबर्स, जैसे कि यहाँ पर मैंने 225 लिया और यहाँ पर 867 लिया है, और साथ में इस चीज को अप्लाई करने को बोला हुआ। एचसीएफ आप किसी भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोला है तो आपको इसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब इन दोनों में से जो हमको दो नंबर्स दे रखे हैं, उन नंबर्स में सबसे बड़ा कौन सा है, उस नंबर को हमने डिवीजन में बीच में रखना है, 867। और जो बाहर का अक्षर है जैसे 225, जो छोटा है वो बाहर रहेगा। इससे डिवाइड करने के बाद ये हमने इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगा दिया। ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों में से देखना है ये दो हैं। ठीक है, ये वाले को बड़े को बीच में रखना है, जैसे कि 225 बीच में रखना है, और बाहर डिवीजन किसके साथ करनी है, 192 के साथ। 192 कहाँ से आया, जो पहले का रिमाइंडर है। ठीक है, फिर जो आएगा देंगे। ठीक है, तो 192 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये दो हैं, 192 एंड 33। ठीक है, इनको फिर से करेंगे, 192 को बीच में रखेंगे और 33 से डिवाइड करेंगे। ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी वे है। ठीक है, इससे डिवाइड करने के बाद हमारे पास समथिंग रिमाइंडर भी बचेगा और कुछ ऊपर भी आएगा। जो ऊपर आएगा वो 5 होगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो 27 होगा। फिर अगेन 33 और 27 को करेंगे डिवाइड, यानी कि हमको ऐसा तब तक करना है जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जब ये रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो उससे ऊपर वाला लास्ट रिमाइंडर था वो हमारा एचसीएफ है। ठीक है, देखिए इस थ्योरम में आपको डेफिनेशन याद करनी है। पेपर में डेफिनेशन नहीं आएगी लेकिन उसका यूज आएगा। ठीक है, तो यूज के लिए आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ये हमने सारे में ही यही थ्योरम यूज करके एचसीएफ फाइंड किया। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आपको इस थ्योरम में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप कमेंट्स करिए, उसमें बताइए आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दूंगी अगली वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं हम क्या है। इस
को हम बोलेंगे थ्योरम 1.1। ये आपकी पहली एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज से पहले की थ्योरम है। इसमें कुछ नहीं है, बस जस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूक्लिड हमने कर ली। फंडामेंटल थ्योरम देखिए क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर, मैंने कल आपको बताया था प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर जो प्राइम नंबर नहीं है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन अकर। ठीक है, इसमें देखिए कह रहा है कि कोई भी कंपोजिट नंबर होगा। देखिए एक तो होता है प्राइम, प्राइम जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये प्राइम है। जबकि 4, 6, 8 ये जो हैं हमारे कंपोजिट नंबर हैं। अगर किसी को डिटेल में समझना है कि कंपोजिट नंबर क्या है, तो इससे पहले वाली वीडियो देखिए, उसमें मैंने कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया है। चलिए, कंपोजिट नंबर को वो बोल रहा है हम किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज्ड कर सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखिए अब 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2, यानी 2 और 2 प्राइम है। ठीक है, तो 4 को हम 4 कंपोजिट है, कंपोजिट को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये फॉर्म यूनिक होगी क्योंकि एक नंबर के जितने प्राइम फैक्टर बन सकते हैं वो हमेशा जितनी बार भी सॉल्व करेंगे एक ही तरह के बनेंगे। ठीक है, यानी 4 को हम 2 इंटू 2 ही लिख सकते हैं और इसका लिखने का कोई मेथड नहीं है। ठीक है, यानी चलिए इससे अगला देखिए, एक थ्योरम 1.2 ये क्या कह रहे हैं, लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड a स्क्वायर। यहाँ पे ये है a स्क्वायर, a रेज टू पावर 2, देन p डिवाइड्स a। यानी कि कहने का मतलब है कि p कोई प्राइम है, अगर वो p a की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। यानी कि चलिए हम एग्जांपल से समझते, देखिए एक कोई प्राइम है, जैसे कि हमने 2 ले लिया। ठीक है, 2 16 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी 16 यानी कि वो फिर 4 को भी डिवाइड करेगा। इनके थ्योरम का मतलब है कैसे, देखिए 2 प्राइम है, जो 2 की जगह पे हमने p लिया। ठीक है, ये यहाँ पर a हमने लिया 4 को, a की स्क्वायर क्या हुआ हमारे पास 16, यानी जो 2 है वो a की स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। चलिए अब देखिए इसका प्रूफ भी है, लेकिन प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं आना है, तो इसको चाहे आप स्किप करें, चाहे आप इसको एक बार देख लीजिए। मैं आपको एक बार डीपली समझने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पेपर में नहीं आएगी। जस्ट इतना याद रखिए, इतना याद रखिए कि अगर p कोई प्राइम है, ठीक है, और p a स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है तो p a से भी डिवाइड होगा, बस इतना सा याद रखिए। चलिए इसका यूज देख लेते हैं, इसके एप्लीकेशन जरूरत है हमें। देखिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया है, नॉट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पास प्रूफ इसका एग्जाम में नहीं आएगा। चलिए आप क्वेश्चन करने से पहले हमें एक चीज देख लेनी है, रैशनल नंबर्स क्या हैं और इर्रेशनल नंबर क्या है, जो चीज हमें पता होनी चाहिए। रैशनल नंबर्स, चलिए देखिए मैंने इसको ऐसे ही लिख लिया है इसमें। देखिए रैशनल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल नंबर क्या है, ये तो डेफिनेशन है। खैर डेफिनेशन आपके पेपर में नहीं आती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर होते क्या चीज है। देखिए अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। कोई भी नंबर जिसको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको हम रैशनल नंबर कहेंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए 1/2 है, ये एग्जांपल्स में मैंने बताया है। 3 -3 माइनस का हुआ, पॉइंट्स का हुआ,
ठीक है ना, रिपीटिंग में हुआ, ये रैशनल नंबर्स है। ठीक है, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर आइदर टर्मिनेट्स और रिपीट्स। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपने 9th क्लास में किया था। ठीक है, टर्मिनेटिंग होते हैं जो जिनका एंड हो जाता है, जैसे देखिए 0.25 ये टर्मिनेटिंग है। लेकिन अगर देखिए 0.3146 समथिंग लाइक दैट कुछ कुछ आता जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, इसमें देखिए अब ये बोल रहे हैं कि कोई भी रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग जैसे अब 0.3333, इसको हम कैसे, ये 1/3 होता है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो रिपीटिंग होगा वो भी रैशनल में आएगा। ठीक है, चलिए टर्मिनेट्स जो हो रहे हैं, जिनका एंड हो रहा है वो ही रैशनल नंबर होंगे, जिनका एंड नहीं हो रहा वो रैशनल नंबर नहीं है, वो इर्रेशनल नंबर है। चलिए एक बार इर्रेशनल देखिए क्या है। ए नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। बस पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे कि हम कहें √2, अब √2 को हम जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1.414 और समथिंग 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 आता ही जाता है, कभी इसका एंड नहीं होता, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे वर्ड यूज किया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिपीटिंग जो खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इर्रेशनल। अब आप लोगों को समझ आ गया रैशनल और इर्रेशनल क्या होता है, इसमें डिफरेंस आप अच्छी तरह याद करिए, क्योंकि आगे के क्वेश्चन हमें रैशनल। और देखिए बच्चों, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, करने वाले हैं 1.2, ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आने के चांसेस मोर देन 50% है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा, जो √2 है, √3 है, या पाई है, या ई है, ये सब क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। चलिए एक पॉइंट ये भी देख लीजिए, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। कैसे है, मैंने एक फोटो आपको ऊपर दी थी, ये देखिए, इसमें देखिए जो रियल नंबर्स होते हैं वो दो में डिवाइड होते हैं, इर्रेशनल नंबर और रैशनल नंबर दोनों ही रियल नंबर्स हैं। तो सारे रैशनल नंबर तो रियल नंबर होंगे, लेकिन सारे रियल नंबर रैशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि वो इर्रेशनल भी होंगे। ठीक है, यानी जो रियल नंबर हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे, एक तो रैशनल, एक इर्रेशनल। ठीक है, इर्रेशनल और रैशनल, यानी कि जो रैशनल होगा वो तो रियल होगा ही होगा, लेकिन जो रियल होगा वो जरूरी नहीं कि रैशनल नंबर ही हो। ठीक है, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 समथिंग पॉइंट्स वाला या टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, वो सारे रियल नंबर में आते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए ये भी इन्होंने एक थ्योरम के फॉर्म में दे रखा है आपको क्वेश्चन, √2 इज इर्रेशनल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको क्वेश्चन को लिख लिया। ये क्वेश्चन आपकी बुक में सॉल्व है, आप इसको अच्छी तरह समझिए। इसके साथ का एक क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ अभी, जिससे आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये एक थ्योरम भी है, यानी कि ये चीज प्रूव करना कि √2 इर्रेशनल है। क्या देखिए हमारे एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। देखिए ये √2 की तरह ही है, जो मैंने ऊपर बताया √2 इज इर्रेशनल। अगर आप इसको समझ लेंगे तो √2 वाला आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, √5 इज इर्रेशनल। लेट अस, चलिए इसका प्रूफ देखते हैं, स्टार्टिंग कैसे करनी है। सबसे पहले मैं जो इसकी वर्डिंग है वो मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दी है। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखा नहीं जाता है और कुछ क्लियर नहीं होता, साफ सुथरा नहीं लिखा जाता, तो ये लिखी हुई है वर्डिंग आप अपनी कॉपी में उतार दीजिएगा। ठीक है, देखिए प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें पता है, हमने ऊपर देखा है कि √5 जो है वो इर्रेशनल ही है, लेकिन हमें इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कंट्रेरी। कंट्रेरी मतलब इसका उल्ट मान लेते हैं कि √5 जो है वो
रैशनल है, इरेशनल नहीं है। यानी मैंने पीछे आपको डेफिनेशन समझाई थी, जो रैशनल होंगे उनको हमको रेशो के फॉर्म में लिखेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो इरेशनल होंगे वो रेशो के फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। डेफिनेशन याद करने के लिए ये चीज याद करना तो आसानी से याद हो जाएगी। चलिए देखिए, अब हमने कहा कि √5 जो है वो रैशनल है। रैशनल है तो √5 किसके इक्वल हो गया, R अपॉन क्यू, S की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। और R और S है, ये इसके कॉमन फैक्टर, एक कॉमन फैक्टर होगा, हैज ए कॉमन फैक्टर अदर देन 1। एक से के अलावा कोई ऐसा कॉमन फैक्टर है जो R का भी है और S का भी है, जो हमने इसमें कट कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया A अपॉन B। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, हमने सबसे पहले माना कि जो √5 है वो रैशनल है। रैशनल है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन R और S में कोई एक फैक्टर होगा जो कॉमन होगा अदर देन 1। मान लिया वो जो लेट अस सपोज 5 है, 5 R से भी डिविजिबल है और S से भी डिविजिबल है, तो हमने उसको कट करने के बाद हमारे पास जो बच गया उसको A बाय B की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब A बाय B ऐसा नहीं है जिसमें से कुछ भी कोई भी कॉमन फैक्टर हो, हमने सारे कॉमन फैक्टर्स काट दिए, ठीक है। कॉमन कटने के बाद वो को प्राइम बन गए। को प्राइम वो होता है जिसमें से कुछ भी कॉमन बाहर ना आए, यानी कि हम कह सकते हैं HCF जो होता है उसका वो 1 होता है, ठीक है। जैसे 2 और 3, इसमें से अगर हम 2 और 3 को देखें तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, कुछ कॉमन नहीं है, तो इनको हम 1 बाहर निकाल के 2 और 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए और अब को प्राइम क्या होता है समझ आ गया आपको, को प्राइम जिसका HCF 1 होता है, ठीक है। यानी कि आप इसको उधर लेकर जाएं तो क्या बनेगा, B√5 इज इक्वल टू A, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों साइड पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद हमारे पास यहाँ से B का B² बन गया और √5 का 5 बन गया और A² का A² बन गया। चलिए इसको देखने के बाद हमें क्या पता लग रहा है कि 5 A² के साथ डिवाइड हो रखा है, क्योंकि 5 यहाँ पर देखिए ना 5 बाहर आया, तो यानी A² जो है उसको भी 5 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इस साइड को कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं 5 डिवाइड A²। A² में कुछ ऐसा है जो 5 से डिविजिबल हो जाएगा, जैसे कि 5 है, 25 है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स A², यानी A² को डिवाइड कर सकता है 5, क्योंकि उसके इक्वल में जो है वो 5 मल्टीपल में है। अब हमने जो ऊपर थ्योरम की थी कि अगर स्क्वायर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके स्क्वायर हटाने के बाद भी उसको डिवाइड करेगा, स्क्वायर हटाने के बाद भी डिवाइड करेगा, ठीक है। चलिए देखिए अभी इसको, यानी हम लिख सकते हैं जो 5 डिवाइड्स A² तो 5 डिवाइड्स A, 5 डिवाइड A भी होगा। ये थ्योरम 1.2 के अकॉर्डिंग है जो ऊपर हमने की थी, ठीक है। नाउ वी कैन राइट दिस A इज इक्वल टू 5C, यानी कि हम A को किसी भी 5 के साथ 5 कॉमन निकाल के C लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर सम इंटीजर C। अब इस A5C को हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर 5B² एज इट इज लिखा, A की जगह पर हमने 5C लिखा, तो A की स्क्वायर था तो 5 की स्क्वायर हुआ 25 और C की स्क्वायर हुआ तो 25C², दैट इज B², यानी अब ये 5 से कट कर दिए तो हमारे पास 5 आ गया। B² इज इक्वल टू 5C², दिस मीन्स दैट 5 डिवाइड, अब इसमें फिर वही थ्योरम लगेगी। देखिए क्या कह रहा है, B² इज इक्वल टू 5C², यानी कि जो C² यानी कि B² है वो भी 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये वाली चीज 5 से डिवाइड होगी, तो इस पार्ट यानी लेफ्ट 5 से डिवाइड होगा तो राइट भी होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में इक्वल है, यानी कि हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड B², सो 5 डिवाइड B, ये वही थ्योरम 1.2, ठीक है। यानी कि अब A और B में एटलीस्ट 5 है जो कॉमन फैक्टर है। यहाँ पर हमने बोला 5 डिवाइड B, ऊपर हमने बोला 5 डिवाइड A, 5 डिवाइड्स A, देखिए यहाँ पर देखिए ये बोला 5 डिवाइड्स A और नीचे बोला हमने 5 डिवाइड्स B,
ठीक है ना। यानी कि 5 जो है वो ए और बी से डिवाइड हो रहा है, यानी ये तो कॉमन फैक्टर बन गया इनका। जबकि हमने ऊपर कहा था ए और बी ऐसे हैं जो कॉमन फैक्टर कोई है ही नहीं, को प्राइम है। तो यानी कि ये कंट्राडिक्शन हो गई। कंट्राडिक्शन कैसे हुई? पहले हमने ऊपर बोला कि वो को प्राइम है, उनका सिर्फ 0 है, उस 1 है, उसमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है ना। यहाँ पर कॉमन 5 निकल रहा है, ठीक है ना। ए भी 5 से डिवाइड हो रहा है, बी से बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 5 एक कॉमन फैक्टर हो गया, यानी कि ये कंट्राडिक्ट हो गया। नो कॉमन फैक्टर हमने ऊपर बोला था, ठीक है, अदर देन 1। दिस कंट्राडिक्शन क्यों आई? बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट अजम्पशन। सबसे पहले हमने जब स्टार्टिंग में हमने एज्यूम किया था तो हमने बोला था √5 इज रैशनल, जबकि √5 रैशनल नहीं है, √5 इज इररेशनल, ठीक है। यानी कि ये कंट्राडिक्शन थी जो हमने एज्यूम की थी, ठीक है। तो ये चीज हो गया, √5 इज इररेशनल, यानी कि यही हमने प्रूव करना था, ये प्रूव, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, आप इसको अच्छी तरह समझिए। चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ, अगर किसी बच्चे ने स्क्रीनशॉट लेना है तो। देखिए, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको अच्छी तरह समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल। इस क्वेश्चन में इसको हमने इररेशनल प्रूव करना है। इसका भी प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब शुरू करते हैं तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, टू प्रूफ, फिर प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। ये स्टेप्स हैं। पहले लिखेंगे टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है हमको? कि ये इररेशनल है, ठीक है। और फिर हम प्रूफ शुरू करेंगे, तो प्रूफ लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको वैसे ही कंट्राडिक्शन ले लेंगे, एजम्पशन कर लेंगे कि 3 + 2√5 इररेशनल नहीं, रैशनल है, ठीक है। तो रैशनल है तो हम इसको आर के इक्वल ले लेंगे, आर कोई रैशनल है। लेट अस सपोज 3 + 2√5 जो है, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आर आया, आर रैशनल है, क्योंकि हमने बोला है 3 + 2√5 इज रैशनल। चलिए, अब इधर से 3 प्लस में है तो उधर जाके वो 3 माइनस में हो जाएगा। माइनस करने के बाद यहाँ पर बच गया 2√5। देखिए, अब 2√5 में, अब देखिए यहाँ पर आर क्या है हमारे पास? रैशनल। और रैशनल में से 3 माइनस किया तो यानी कि किसी रैशनल में से 3 को माइनस करने के बाद भी रैशनल ही आएगा, क्योंकि 3 इज ऑल्सो आ रैशनल, ठीक है। अब यहाँ से 2 हटाएंगे, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि जो √5 है वो r-3/2 आ गया। इसमें देखिए ध्यान से, r-3 जो है वो रैशनल है और 2 भी रैशनल है और 0 नहीं है, नॉन जीरो रैशनल है। यानी कि कह सकते हैं r-3/2 इज रैशनल। ये रैशनल हो गया। अगर ये रैशनल है तो ये इस साइड रैशनल है, तो इस साइड भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन √5 हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में ही करा है, वो रैशनल नहीं है, वो इररेशनल है। यानी कि ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कॉन्ट्राडिक्शन हुई यानी कि हमारी एजम्पशन ही गलत थी, कि हमने एज्यूम किया था 3 + 2√5 इज रैशनल, जबकि ये है इररेशनल, ठीक है। देखिए, इसके साथ ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। इसके बाद हम इसको एंड में यही लिख देंगे कि 3 + 2√5 इज इररेशनल, ठीक है। चलिए, इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर है 3, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। ये क्वेश्चन सेम ऊपर जैसे किए हुए क्वेश्चन हैं उनके जैसे ही हैं। आप इनको सॉल्व करें, अच्छी तरह समझें। अगर इसमें कोई डाउट है तो मुझको बताइए, मैं आपको अगली वीडियो में उनके डाउट क्लियर कर दूंगी, ठीक है। आप इसको इन 3 क्वेश्चंस को, दैट इज योर होमवर्क, उसको कंप्लीट कीजिए और मेरे को कमेंट्स में इनके आंसर बताइए। क्या ये इररेशनल प्रूफ हुए? सेम क्वेश्चन करने हैं, पहले कंट्राडिक्शन लेनी है और फिर उनको रिपीट करते हुए नीचे आप कंट्राडिक्शन
फॉल्स प्रूफ कर देनी है और फिर बता देना है क्या ये इरेशनल ही है। पहले हमने इसको एज्यूम करना है कि ये रैशनल है, ठीक है, और एंड में उनको बता देना है कि वो कंट्राडिक्शन थी, ये इरेशनल ही है। चलिए बच्चों, ये 3 क्वेश्चन जो हैं इनको अच्छी तरह करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट्स करना, मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगी। चलिए, गुड इवनिंग, ओके, बाय बाय।